अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसी। मार्केट के सेंटिमेंट्स दोबारा पॉजिटिव डायरेक्शन में नजर आ रहे हैं। 46,450 अबव मार्केट का क्लोजर हुआ। इट मींस कि जो कंसोलिडेशन प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक हम कहेंगे फुल फ्लेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल जो एक हेल्दी करेक्शन मार्केट के अंदर नजर आ रही थी, अब काफ़ी हद तक मार्केट बुलिश नोट पर दिखाई दे रही है। 13 ईयर्स के बाद आज अच्छी वैल्यू मार्केट के अंदर क्रिएट हुई है और ओवरऑल वॉल्यूम्स वाइज भी अच्छे वॉल्यूम्स क्रिएट हो रहे हैं। डेली बेसिस पे इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन बढ़ते हुए इस बात की जमानत है या ट्रस्ट डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं डेली बेसिस पे ग्रीन टेरिटरी परफॉर्मेंस मार्केट के अंदर विटनेस की जा सकती है। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। मार्केट परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस ओपन हुई मार्केट 46,287.38 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई 46,698.33। लोअर वॉज 46,287.38 सेम एज द ओपनिंग एंड फाइनली क्लोजर 46,458.13 का, यानी कि 170.75 का इजाफा देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 610.94 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में इजाफा देखा जाता है 7.71 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू रही 29 बिलियन रुपीज। और वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी, एसगार्ड 9 इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.09 के इजाफे के साथ। 32.11 पे क्लोजर, 40.21 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। पीआईबीटीएल सेकंड स्कॉट पे 0.25 का गेन देखा गया। 13.26 पे क्लोजर रहा। 39.64 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड टीआरजी पार्क लास्टली 7.58 का इजाफा देखा गया। 125.97 पे क्लोजर रहा। 37 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। ओवरऑल हम देख रहे हैं डेली बेसिस पे कुछ स्क्रिप्ट्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मार्केट के अंदर वो पोटेंशियल मौजूद है। फंडामेंटली मार्केट स्ट्रांग है। एट द सेम टाइम एनर्जी भी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा देखी जा रही है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ओवरऑल हम देख रहे हैं मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या दिखाई दे रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम आगाज करते हैं प्रोग्राम का। बाकायदा हमारे साथ मौजूद हैं बशारतुल्लाह साहब। आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं और हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते रहते हैं। वेलकम टू द शो सर। और हमारे साथ मौजूद हैं सलमान नकवी साहब। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट भी हैं और ओवरऑल काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं इकोनॉमी पे। सलमान साहब, आपसे आगाज़ करूंगी प्रोग्राम का। दिखाई ये दे रहा है कि जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, काफ़ी वास्ट विजन भी अगर हम देखें करके, तो बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन दिखाई दी जा रही है। और ये देखा ये जा रहा है कि जो डायरेक्शन है वो सेट हो गई है। पहले काफ़ी हद तक एक फ्रेजाइल इकोनॉमी थी और ओवरऑल सेंटिमेंट्स बिल्डअप हो जाते थे। रूमर्स के अगर हम बात करें, रूमर्स भी आते थे तो सेंटिमेंट्स जो है वो हर्ट करते थे मार्केट के। अब काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी प्रिवेल हो रही है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जैसा कि आपने कहा है, और इस वक्त हमारी मईशत, हमारे मार्केट का जो ट्रेंड है खासा पॉजिटिव है। और जो लास्ट क्वार्टर ख़त्म हुआ है, दिसंबर एंडेड, तो मैं समझता हूँ वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर फॉर द कॉरपोरेट अर्निंग्स। और अब जो चल रहा है ये शायद उससे भी अच्छा क्वार्टर होगा, क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड जितने भी सेक्टर्स हम लेते हैं, आटो की शानदार ग्रोथ आ रही है। इसी तरीके से टेक्सटाइल में काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट है, काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स बुक हुए हैं। सीमेंट, स्टील वगैरह वगैरह, बहुत से तो ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके सीजन अब शुरू होंगे, लेकिन वो पहले ही ऑलरेडी बड़े अच्छे। मसलन सीमेंट, सीजनल इम्पैक्ट की वजह से सीमेंट की कैपेसिटी सेल्स इतनी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उन दिनों में अच्छे परफॉर्मेंस का मुजाहरा करा। जबकि अभी जो प्राइम मिनिस्टर का पैकेज अनाउंस हुआ है, अभी उसके इम्पैक्ट नहीं आए हमारी सही तरीके से वो जो प्रोजेक्ट्स। एक्सटेंड किया गया है। यस, तो वो इस साल इंशाल्लाह इन क्वार्टर्स में, आने वाले दिनों में वो भी नज़र आएगा। साथ साथ इन्फ्लेशन भी अंडर कंट्रोल, हुकूमत जो फूड इन्फ्लेशन है ख़ास तौर पर उसको कंट्रोल किया है। ठीक है, क्रूड ऑयल प्राइसेस की वजह से थोड़ा सा मिटिगेट होगा, लेकिन इट इज़ अंडर कंट्रोल। फिर स्टेट बैंक के गवर्नर ने हिस्ट्री में वेरी फर्स्ट टाइम जो स्टेटमेंट, किसी स्टेट बैंक के गवर्नर ने आज तक ये बात नहीं कही, उसने हमें पहले से कह दिया कि शॉर्ट पीरियड में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का कोई चांस नहीं है। एक बात, सेकेंडली जब भी बढ़ाएंगे तो ग्रेजुअली बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं था कि 2 महीने में ही डबल ट्रिपल कर दें, नहीं। बहुत अच्छी स्टेटमेंट है। इंटरेस्ट रेट पहले भी हमने देखा था, पॉलिसी रेट जो है वो डबल डिजिट में हो दो गया था, तीन तो अब महीने डबल दो डिजिट में तीन आने महीने का में कर दिए इम्कान गए नहीं थे, है। यानी एक तो करे, लेकिन 2 से 3 महीने में ही बढ़ा दिए गए थे, बड़ी बात बशारतुल्लाह है। साहब से मैं कमेंट लेना चाहूंगी सर। ओवरऑल क्या दिखाई दे रहा है? जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। एट द सेम टाइम दुनिया भर में काफी हद तक बुरी सूरत हाल है कोविड की वजह से, लेकिन पाकिस्तान इज अ ब्लेस्ड कंट्री, बहुत अच्छी सूरत हाल दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे? इसमें एक चीज़ हम अगर स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव में बात करें तो इंटरनेशनली equity markets have done well throughout the world. Despite COVID, slow economic growth,
यानी जॉब लॉसेस एवरीथिंग, लेकिन स्टॉक मार्केट परफॉर्म कर रही है हर जगह पे। एक्सपेक्टेशन यही की जा रही कि कोविड शुड बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल दिस कैलेंडर ईयर, जून तक हालात बेहतर होंगे तो, और इंटरेस्ट रेट वर्ल्ड वाइड काफ़ी लो हैं, इनफ लिक्विडिटी इन द सिस्टम। हमने डेवलप कंट्री से इमर्जिंग मार्केट में ह्यूज इनफ्लो पिछले कुछ महीनों में देखा है। पाकिस्तान में अभी तक कोई सच फॉरेन इनफ्लो नहीं आया एज़ फार एज स्टॉक मार्केट इज़ कंसर्न, लेकिन डोमेस्टिक लिक्विडिटी इसको ड्राइव कर रही है। तो एक्सपेक्टेशन यही की जा रही है कि इकनॉमिक रिवाइवल इस साल होनी चाहिए। जिस तरह अभी वर्ल्ड बैंक IMF की जो फोकास्ट आ रही है कि इकनॉमिक ग्रोथ जो पहले काफ़ी स्टेगनेंट पोजीशन थी बिकॉज ऑफ कोविड, इस साल थोड़ी बहुत रिवाइवल आएगी, नॉट सिग्निफिकेंट रिबाउंड। वजह है कि सर्विस सेक्टर ग्लोबली अभी भी डिप्रेस है। तो इवन पाकिस्तान में GDP फोकास्ट जो की जा रही है फ्राम 1.5 to 2.5% ग्रोथ की जो फोकास्ट की जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ ने तो हमने नंबर देख लिए कि वो काफ़ी अच्छी रिबाउंड चल रही है, लेकिन सर्विस सेक्टर अभी भी स्लो है। और उसकी वजह है कि कोविड रिलेटेड लॉकडाउन मेजर्स टू सम एक्सटेंड अभी भी प्रिवेल कर रहे हैं। तो ओवरऑल GDP ग्रोथ जो रिवाइवल तो हो जाएगी, तो हम 2-2.5% हो सकता है 3% तक भी GDP ग्रोथ चली जाए, डिपेंड करते हैं कि एग्रीकल्चर साइड की और सर्विस सेक्टर में कितनी यानी जो हमारी लॉकडाउन सिचुएशन जहाँ पे है वो कितनी और रिलैक्स होती हैं गोइंग फॉरवर्ड। जिस तरह ट्रैवल अभी तक काफ़ी रिस्ट्रिक्ट है, रेस्टोरेंट बिजनेस, और आपको ये जो नॉर्मल एक्टिविटी जो होती है वो काफ़ी अभी भी रिस्ट्रिक्ट चल रही है। तो देयर इज़ लाइक एक्सपेक्टेशन कि वो रिबाउंड आएगा, थिंग्स शुड इम्प्रूव गोइंग फॉरवर्ड, और उन्हीं एक्सपेक्टेशन की वजह से हम मार्केट में भी वर्ल्ड वाइड एक रैली देख रहे हैं। और एक और जो बड़ी एक्सपेक्टेशन जो अभी हम बात भी कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट पे, स्टेट बैंक ने तो क्लियरली बोल दिया कि अभी इंटरेस्ट रेट जो है अभी दे आर लाइकली टू कीप इट एट दिस लेवल ड्यूरिंग दिस फिजिकल ईयर। मोस्ट जो कई एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल कोई चेंज नहीं होना चाहिए जून तक। और इसकी एक वजह है कि अगर हमारे इन्फ्लेशन नंबर सिंगल डिजिट में रहते हैं बिलो 9%, तो आई डोंट सी एनी रीज़न वाई सेंट्रल बैंक विल गो फॉर हाइकिंग इंटरेस्ट रेट, क्योंकि इकॉनमी अभी भी काफ़ी स्लो ग्रोथ में है। सो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना विल बी अ सिग्निफिकेंट नेगेटिव फैक्टर। तो अभी मेरे ख्याल में तो अभी सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगी और इंटरेस्ट रेट लो ही रहेंगे, और दे विल वेट फॉर द सिचुएशन टू इवॉल्व गोइंग फॉरवर्ड, उसके बाद कोई एक्शन लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल नियर टर्म में कुछ नहीं दिखाई दे रहा इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए। सलमान सर, ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस, मार्केट में बात करना चाहूंगी, बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है। 46,000 अबव क्लोजर दिखाई दे रहा है, कंसोलिडेशन प्रोसेस है, इन्वेस्टर्स भी हैप्पी हैं, मार्केट में जो ब्रोकर्स हैं वो भी हैप्पी हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये सारे टेक्निकल फैक्टर्स काफ़ी बेहतर हैं। कल जो हमारा वॉल्यूम था वो आई थिंक आफ्टर कोई 2.5-3 साल बाद, मुझे एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन काफ़ी लंबे अरसे के बाद, सॉरी 12-13 साल के बाद, 13 years आफ्टर, जी ये वॉल्यूम बना है। और इंडेक्स भी शायद 3 साल के बाद ये वाला हम जो देख रहे हैं इस स्टेज पर इंडेक्स आया है। लेकिन अभी बड़ा हमारा आप देखें जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, खासतौर पर अमेरिकन मार्केट्स और एशियन मार्केट, इंडिया की मार्केट 42,000 उसका पहले हाई था, अब वो 50,000 टच करके 48-49 के दरमियान चल रही है। इसी तरह स्टैंडर्ड पुअर, डॉ जोन्स और जापानी मार्केट, और ये सारी ऑल टाइम हाई से भी ऊपर 10-15% जा चुकी हैं। हम स्टिल अभी भी 10-15% पीछे हैं, तो अभी काफ़ी रूम मौजूद है इंशाल्लाह ये कवर करना। ये साल इंशाल्लाह ताला मार्केट के लिए, इकोनॉमी के लिए बहुत पॉजिटिव होगा और हम नई हाइट्स पे जाएंगे। अच्छा सर, ओवरऑल करेक्शन भी मार्केट का पार्ट होता है, वो रिजल्ट सीजन अभी है और बहुत अच्छे अनाउंसमेंट आ रहे हैं। अब क्या दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों में, अगर करेक्शन विटनेस की जाती है तो क्या टेक्निकली वैल्यू होगी उस वक्त मार्केट की? देखें, करेक्शन के तरीके होते हैं। जब मार्केट डिप्रेस होती है उस वक्त एक तरीका दूसरा होता है, हम सब उसको देख चुके हैं कई दफ़ा। और जब मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड पर होती है वो करेक्शन आइटम वाइज होती रहती है। आप देखें, अच्छा। ऐसा नहीं है कि सारे आइटम ही जो है जा रहे होते हैं, ऐसा नहीं है। एक साथ जो है वो डिस्ट्रैक्शन हम नहीं देखेंगे, अच्छे आइटमों में शिफ्टिंग होती है, जिसमें अब ये जो रोल ओवर वीक है ये शायद इस साल का हाईएस्ट वॉल्यूम वाइज हैवी तरीन रोल ओवर वीक ये चल रहा है। आई होप कि रोल ओवर वीक सब अंडरस्टैंड करते हैं। इसके बावजूद हमारी मार्केट जो है कंसोलिडेशन फेस गुजारा, एक जब PDM की तहरीक चल रही थी, इसके बावजूद अब जो मार्केट चल रही है तो मार्केट में बड़ा स्मूथली ये शिफ्ट हो रहा है। ये बड़ा अच्छा साइन है, देखने की चीज़ है। हम समझ रहे थे कि यहाँ ये यकीनन प्रॉब्लम आएगा, बहुत हैवी रोल ओवर वीक था, वो बड़ा स्मूथली शिफ्ट होता जा रहा है और मार्केट ऊपर जा रही। तो ये सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स को एतमाद है,
मार्केट पर एतमाद है, मार्केट के ट्रेंड पर एतमाद है, हुकूमत की पॉलिसीज़ पर एतमाद है, और सबसे बढ़ के जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है। अब तक जितनी भी मंदियाँ आई हैं 2008, 2015, 2018, वो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से आई हैं। ये तेज़ी जो चल रही है, इसमें हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी मौजूद है, अब आ गई राइट, है। एग्जैक्टली और हर वो कदम जो अपोजिशन ने उठाया था वो पॉजिटिव होता जा रहा एग्जैक्टली, और है। फॉरेनर्स का ब्लेसिंग इन भी डिस्गाइज, ट्रस्ट डेवलप हो रहा है यहाँ पर, इसलिए ब्लेसिंग इन मार्केट के डिस्गाइज, अंदर। जो खामियां ना वो भी अब अच्छाई में तब्दील होकर आ रही हैं। एग्जैक्टली। तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है कि मार्केट जो है वो यहाँ से फर्दर एडवांस करेगी। ओके बशारतुल्लाह साहब, यही क्वेश्चन मैं आपसे पुट ऑन करना चाहूँगी। ओवरऑल एक पॉजिटिव परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है मार्केट के अंदर, और कहा यह जा रहा है कि अभी फर्दर माइलस्टोन अचीव करेगी मार्केट। 47, 48, 49 यहाँ तक मार्केट जाती है, तो फिर क्या कोई करेक्शन फर्दर विटनेस की जा सकती है? इफ़ यस, तो कितनी करेक्शन हो सकता है मार्केट के अंदर आ जाए? नहीं, अभी अगर हम कंसेंसस फोरकास्ट की बात करें कि ब्रोकरेज हाउसेस और जो इन्वेस्टर की जो इस साल की जो फोरकास्ट है दिसंबर के लिए, तो ऑलमोस्ट एवरी हाउस इज फोरकास्टिंग के मार्केट शुड मेक अ न्यू हाई ड्यूरिंग दिस फिजिकल ईयर। फिजिकल कैलेंडर ईयर की बात करें तो इस कैलेंडर ईयर में नया हाई लग सकता है। जिस तरह हम पहले बात करें कि लो इंटरेस्ट रेट, रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी, ग्लोबल लिक्विडिटी और सारी चीज़ें चल रही हैं, सो इट्स लाइक पॉजिटिव फॉर द इक्विटी इन्वेस्टर, वो चीज़ रहेगी। इन बिटवीन करेक्शन आ सकती है बिल्कुल। हम यूजुअली क्वार्टरली जब रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि उसके बाद एक प्राइस एडजस्टमेंट, लेकिन दैट विल बी प्राइस एडजस्टमेंट, तो वो करेक्शन मोड आप समझ रहे हैं होगा? बिल्कुल, कि वो एक नॉर्मल, अगर रिजल्ट अनाउंस होते हैं, रिजल्ट्स कम लोअर देन एक्सपेक्टेशन या डिविडेंड कम होगा, तो हम उन प्राइसेस में करेक्शन भी देख लेते हैं। तो ये चीज़ें होंगी मार्केट में। इस मार्केट में एक और चीज़ जो हमें देखना होगी, यहाँ पे भी आईटी स्टॉक्स फॉर एग्जांपल, लाइक हमारी जो हाई स्पेकुलेटिव स्टॉक्स हैं जिसमें रेडी फ्यूचर में ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती है और जो लेवरेज पोजीशन उसमें हाई है। आज मैं देख रहा था कि आईटी के जो 4 स्टॉक्स हैं पाकिस्तानी बहुत मार्केट, हैंडफुल कंपनीज हमारे पास, लेकिन उनकी मार्केट कैप वाज 172 बिलियन आज पहुंच गई। इट्स वन ऑफ द लाइक नेवर बीन सीन इन द हिस्ट्री के $1 बिलियन से ऊपर इन 4 कंपनीज की कंबाइंड मार्केट कैप की बात कर रहा हूँ। टीआरजी इज ऑब्वियसली एट द टॉप, 68 बिलियन की उसकी वर्थ हो गई है, एंड सिस्टम इज 60 बिलियन वर्थ कंपनी। तो कंबाइन इस सेक्टर की 170 बिलियन क्रॉस कर गई है। यानी अगर हम 3 ऑटो बड़ी कंपनियां ले लें, उसकी मार्केट कैप इज़ लोअर देन दीज 4 आईटी स्टॉक। सो द काइंड ऑफ प्राइस इंक्रीज हमने जो यहाँ पे देखा है, अब उसमें कुछ भी हो सकता है इन स्टॉक्स में, क्योंकि द वे दीज प्राइसेस हैव गॉन अप। आपने कहा कि आईटी स्टॉक्स को हमने इतनी तेजी से कभी बढ़ते हुए नहीं देखा, और ऐसे जो नंबर्स हैं वो कभी देखने में नहीं आए, लेकिन हमने कोविड भी पहले कभी नहीं देखा था, वो भी हमने फर्स्ट टाइम ही देखा है लास्ट ईयर से। इसमें दिस इज द रीजन हाँ, एक्चुअली। नहीं, उसमें आप देख लें कि आईटी स्टॉक्स वर्ल्ड वाइड दे हैव रैलीड। जिस तरह अभी हम बात करें कि यूएस मार्केट में सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन आई है आईटी रिलेटेड स्टॉक्स की, सबसे ज़्यादा वो बढ़े। इंडियन मार्केट की जब हम बात कर रहे थे, वहाँ पे भी आईटी रिलेटेड स्टॉक्स की काफ़ी रैली चली। सिमिलरली इन आवर मार्केट, लाइक जो सेलेक्टेड फ्यू स्टॉक्स, दे हैव आल्सो डन वेल। सो अगर इट डिपेंड्स ऑन हाउ दिस तो सेक्टर हमें ये देखना परफॉर्म होगा ग्लोबली। ओवरऑल के आईटी सेक्टर्स में जो कंपनीज हैं उनके फ्यूचर क्या काम हो रहे हैं जिसके बेस पे वो इतना ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं ओवरऑल, क्योंकि बैकग्राउंड ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ का देखना। बैकग्राउंड अगर स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है, इट मीन्स कि देयर इज समथिंग। नहीं, उसमें सिर्फ चीज़ इन्वेस्टर नीड टू बी अ बिट लाइक केयरफुल द वे प्राइसेस हैव गॉन अप लाइक इन अ वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, और उसमें वैल्यूएशन को ऑलवेज अंडर कंसिडरेशन होना चाहिए कि एक्चुअली दीज इस प्राइस पे अगर मैं लेता हूँ गोइंग फॉरवर्ड, वेदर दिस कंपनी विल शो परफॉर्मेंस यानी इस हाई प्राइस पे, क्योंकि द रेस्ट ऑफ द मार्केट हैज़ नॉट परफॉर्म दैट वेल। लाइक आपके जो बड़े सेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल इवन बैंकिंग स्टॉक्स देख लें, आपके ईएनपी सेक्टर देख लें, टेक्सटाइल हैज़ रिबाउंडेड टू सम एक्सटेंट बट नॉट टू दैट एक्सटेंट। तो अगर वैल्यूएशन देख लें तो आपको जो रियल इकोनॉमी में काफ़ी स्टॉक्स और सेक्टर हैं वो अभी भी बहुत नीचे हैं कंपेयर टू हिस्टोरिक प्राइस लेवल। सलमान साहब से पूछना चाहूँगी, सलमान साहब एग्री कर रहे हैं आप इन तमाम चीज़ों पे कि ओवरऑल करेक्शन कह रहे हैं बशारत साहब के विटनेस की जा सकती है, और ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो करेक्शन विटनेस हो उसके बाद मार्केट फिर अच्छे से जो है परफॉर्म करे। तो आने वाले दिनों में जो करेक्शन के बाद परफॉर्मेंस होगी वो कितना ज़्यादा पॉजिटिव होगी, और सेक्टर वाइज यानी कि जो सेक्टर पार्टिसिपेट करेंगे उनमें क्या आईटी शामिल होगा? नहीं, मैं एग्री करता हूँ। और देखें, करेक्शन ना हो तो वो मार्केट ही जो है, मैं समझता हूँ मार्केट ही नहीं जिसमें करेक्शन ना हो। Right.
और हेल्दी मार्केट की निशानी होती है कि उसमें करेक्शन भी होती है, वो एडजस्ट होकर चलती है। दिसंबर से लेके और जनवरी तक जो है कंसोलिडेशन फेज चला है, जिसमें मार्केट ठहरी थी और बहुत कम वॉल्यूम हो गए थे, शेयरिंग कर गए, तो वो टाइम था जो एडजस्ट हो रही थी और अभी भी एडजस्ट हो रही है सराउंड में, क्योंकि ये लेवल ब्रेक करा तो आगे 50,000 ही है। तो आईटी की आप जहाँ तक बात करें, देखें पूरी दुनिया में आईटी बिजनेस ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए। हम तो अभी स्टार्ट में हैं। हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 68 करोड़ रुपीस का हुआ है पिछले फिस्कल जो फर्स्ट हाफ ऑफ द जो चल रहा है फिस्कल ईयर, 35% पिछले साल से ज़्यादा है। इसका टारगेट मैं सुना था, शायद मैं बोलूँ, 10 अरब डॉलर का टारगेट रखा जा रहा है सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट का अगले 5 साल में। आप देखें कितने ऑप्टिमिस्टिक है हमारे जो आईटी के जो भी मैनेजमेंट है, वो इतनी ऑप्टिमिस्टिक है आईटी बिजनेस में। तो इसलिए इनमें वैल्यूज़ बन रही हैं। जब से ये कोविड आया है तो दुनिया का जो कारोबार है, वो जो लिविंग स्टाइल है, वो अब शिफ्ट हो गया और आईटी पे बहुत ज़्यादा कारोबार चेंज हो गया, यानी कि बिजनेस का स्टाइल, हम कहेंगे मार्केटिंग का स्टाइल चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई का स्टाइल चेंज हो गया है, हर चीज़ के अंदर आईटी का पार्टिसिपेशन हो गया है। डेफिनेटली आईटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी आ गई और पाकिस्तान के बड़े अच्छे इक़दाम हैं जो अभी आईटी स्पेशल जोन्स बन रहे हैं इस्लामाबाद में, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उसमें जो भी इन्वेस्ट करेगा उससे ना पैसे का पूछा जाएगा, उसको फैसिलिटेट करा जाएगा, उसको सस्ते लोन दिएंगे कि वो यहाँ से आके एक्सपोर्ट करें आईटी के सॉफ्टवेयर बना के। और अब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में पाकिस्तान जो है वो बड़ी अच्छी रैंकिंग पे है बिकॉज ऑफ आईटी। आईटी में अब हमारे बहुत सारे बिजनेस हैं जो वन विंडो पे हो रहे हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं। आप रोशन डिजिटल जो अकाउंट है इसकी मिसाल है, टोटल आईटी पर डिपेंडेंस है। तो कितने काम हो रहे हैं, ये था तस्वुर आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले ये तस्वुर नहीं था, हत्ता कि वो बैंक में जाके भी नहीं अकाउंट खुलता था। अब वो वहाँ बैठ के और एक दिन के अंदर अंदर अकाउंट खोल रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं। तो ये सारी आईटी की डेवलपमेंट्स हैं और मैं समझता हूँ आईटी में गुंजाइश, ठीक है, मार्केट की अपनी एक डायनेमिक्स होती है, एक टेक्निकल मार्केट की एक कैपेसिटी होती है, एक्सपोजर राउट होते हैं, वो उसको मेंटेन करना होता है, सारी चीज़ें होती हैं। और बहुत सी चीज़ें हैं कि अगर हमारे जियो पोलिटिकल सर्कमस्टांस, ठीक है मुल्क के अच्छे हैं, जियो पोलिटिकल सर्कमस्टांस, सारी चीज़ें मद्देनज़र रख के जो है ना चीज़ें चलती हैं। कोई वहाँ से अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर कोई डिस्टर्बेंस करे तो यकीनन एक करेक्शन इसमें हो सकती है। अदरवाइज जिस तरह से मार्केट चल रही है तो स्मूथली हर चीज़ जो है वो शिफ्ट होती जा रही है और लोग इंतजार ही कर रहे हैं कि करेक्शन हो, करेक्शन हो, करेक्शन नहीं। अच्छा सर, अगर अभी कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे मार्केट के अंदर, ऑब्वियसली मार्केट के नंबर्स जो हैं वो स्ट्रांग होते हुए डे बाय डे दिखाई दे रहे हैं, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे, न्यू इन्वेस्टर मार्केट के अंदर आना चाहे, तो वो कौन से सेक्टर होंगे जिसको आप रेकमेंड करेंगे? क्या उसमें आईटी शामिल होगा या फिर डिफरेंट कोई और सेक्टर्स होंगे? मुझसे पूछा है तो मैं बिल्कुल इसका डेफिनेटली, जैसे अभी बिशारा साहब ने कहा है, बिल्कुल बहुत सारे सेक्टर्स अंडर वैल्यू, बैंकिंग बड़ा है नीचे, ईएनपी सेक्टर बहुत नीचे है, टेक्सटाइल का सेक्टर जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं जितने भी, वो अभी काफ़ी मैं समझता हूँ उनमें गुंजाइश मौजूद है, वहाँ बिल्कुल इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, कॉन्फिडेंस के साथ की जा सकती है। ठीक है, एक मार्केट का एक टेक्निकल फैक्टर होता है, उसमें आप 50-60% कर लें, ठीक है, बढ़ गई है ना। यानी पहले हम मंदी से डरते थे, मंदी आ जाएगी, अब तेजी से डरते हैं कि यार तेजी हुई जा रही, रुक नहीं रही। सेंटिमेंट्स कभी कंट्रोल नहीं होता, आउट ऑफ कंट्रोल ही रहते हैं हमेशा। अच्छा सर, इसके अलावा ओवरऑल अगर हम कहें कि जो एंट्री ले रहे हैं तो वो रिजल्ट सीजन से, यानी कि अनाउंसमेंट सीजन जो आ रहा है, तो इससे पहले ले लें या फिर इसके बाद लें एंट्री? देखें, जहां अच्छी वैल्यूज है ये नहीं देखा जाता, रिजल्ट तो अभी फर्स्ट क्वार्टर या 9 महीने इस तरह से आ रहे हैं अभी, और अब जो आएंगे रिजल्ट बैंकिंग के हैं जो फाइनल होंगे, इंश्योरेंस के असल तो जून के बाद आते हैं, सीमेंट, स्टील वगैरह वगैरह बहुत सारे आते हैं। तो अब ये चीज़ जो है, क्योंकि गुंजाइश भी बहुत है, रिजल्ट सीजन ठीक है, एक अच्छा इंडिकेटर था, हमें नज़र भी आ रहा है ग्रोथ होते हुए, तो यकीनन इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। 50-60% तो 100% यानी लाजमी की जा सकती है, 50-60%। ओके बशारा साहब, ये वाइस वर्सा इस क्वेश्चन के अलावा क्या कहेंगे ओवरऑल? नहीं, इसमें बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ पर टाइमिंग करना, आई थिंक इट विल नॉट बी अ डिज़ायरेबल मूव। इस जब एक मार्केट अच्छा मोमेंटम लेके चल रही है, आउटलुक इज़ पॉजिटिव, आपको अभी भी मार्केट विल बी एबल टू गिव यू 20% तक रिटर्न। अगर आप 12 मंथ्स होराइजन में देख लें तो यहाँ पे रिटर्न यानी इन्वेस्टर बना सकता है। तो उसके लिए अगर पोर्टफोलियो कंपोजिशन सही हो, अगर स्टॉक मार्केट डायरेक्ट समझ में नहीं आती तो इक्विटी फंड्स काफ़ी अच्छे ऑप्शंस इन्वेस्टर को देते हैं। दे हैव डन वेल ड्यूरिंग द रीसेंट पास, सब तकरीबन फंड्स ने इन लाइन विद द मार्केट अच्छा परफॉर्म, कुछ फंड्स ने तो बहुत सब्सटेंशियली आउट परफॉर्म भी किया हुआ है। तो इन्वेस्टर हैव ऑप्शंस अवेलेबल, लाइक इवन ETF, वो जो हम एक दफ़ा डिस्कस कर रहे थे कि ETF ऑप्शन इज़ ऑल्सो देयर
पाकिस्तान में भी उसमें अच्छा, इन्वेस्टमेंट उस सेक्टर वाइज भी बताएं ना कि अगर कोई इन्वेस्टर एंटर होना चाहे मार्केट के अंदर तो कौन से सेक्टर्स हैं जिनको अपने पोर्टफोलियो में लाजमी वो सोचेगा कि नहीं नहीं इन सेक्टर्स को जरूर रखें? उसमें आप सामने जो मेजर सेक्टर पाकिस्तान में है, एक तो सबसे इंडेक्स में जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो बैंकिंग सेक्टर की है. इट शुड बी द मेजर पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्योंकि डिविडेंड भी आ रहे, रिजल्ट एक्सपेक्टेशन अच्छी है. सेकंड आपका ईएमपी सेक्टर, ऑयल रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, ऑयल मार्केटिंग, कम्बिनेशन ऑफ. एंड व्हाट अबाउट ऑटो? ऑटोज में टेक्सटाइल, सबसे फिर जिनके टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के नंबर्स डेली बेसिस पे शुड बी कंपल्सरी पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो, क्योंकि उसकी अर्निंग ड्यूरिंग दिस ईयर विल बी मच बेटर. यानी ऑटो सेक्टर में आपके अभी वैल्यूएशंस, अब जिस तरह अभी हमने देखा क्वार्टरली रिजल्ट आया, आज होंडा कार ने रिजल्ट अनाउंसमेंट किया, तो वो नज़र आ रहा है कि दे हैव स्टार्टेड लाइक जिस तरह प्राइस इंक्रीज़ हुई है, डिमांड बढ़ी है, तो उनके मार्जिन्स काफ़ी इंप्रूव हुए हैं. तो प्रॉफिटेबिलिटी तो यहाँ पे ठीक है, कंपटीशन बढ़ रहा है उस सेक्टर में, न्यू प्लेयर्स हैव एंटर्ड द मार्केट, देयर विल बी सम लाइक वो एक कंपटीशन आ सकता है, लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम मार्जिन बेहतर हो रहे हैं. तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द सेक्टर जो पहले लॉसेज में पिछले साल आ गई थी कई कंपनियाँ, वो इस साल प्रॉफिट में आ जाएंगी. तो ऑप्शंस तो अब काफ़ी अवेलेबल है मार्केट में. ओके, चलें भाई अब नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं. लेट्स हैव अ लुक. टॉपिक ऑफ द डे में ईटीएफ आज का टॉपिक है. ओवरऑल ईटीएफ के बारे में बात भी हो रही है. एक्चुअली ईटीएफ है क्या, रिपोर्ट देखें, वापस आते हैं. एक्सचेंज ट्रेड फंड, जिसे ईटीएफ के नाम से ज्यादा जाना जाता है, एक ऐसा फंड है जिस पर ट्रेडिंग एक्सचेंज में स्टॉक की तरह होती है. इसे बड़ी कंपनीज के हिस्से की टोकरी से भी तशबीह दी जाती है. इन फंड्स की खुसूसियत ये है कि इनमें से हर एक का तबादला आम हिस्से के उसूल पर किया जा सकता है, जबकि एक ही वक्त में इसमें बड़ी बड़ी कंपनीज की बहुत सी सिक्योरिटीज भी शामिल होती हैं. एक सरमायाकार के लिए ये मुस्तकिल गैर फाल आमदनी हासिल करने का बेहतरीन मौका होता है. यहाँ तक कि अगर किसी कंपनी के हिस्से गिरना शुरू भी हो जाएं, तो मजमूई इंडेक्स में नुमाया कमी नहीं वाक़ होती. इसकी इस खुसूसियत के बाद सरमायाकार का एतमाद और हौसला हमेशा बुलंद रहता है. सरमायाकार की नज़र में एक्सचेंज ट्रेड फंड एक ऐसी सरमायाकारी है जिसमें आपके मुनाफे और दोबारा फरोख से गैर मामूली मुनाफे के इम्कानात रोशन रहते हैं. पाकिस्तान के एक्सचेंज ट्रेड फंड में मजीद सरमायाकारी के रोशन इम्कानात मौजूद हैं. माहिरीन के मुताबिक बतौर उभरती हुई मईशत ये एक अहम संगमील साबित होगा. वो सरमायाकार भी फंड्स की जानिब रुजू करने लगे हैं जो कि पहले इससे लाइल्म थे. पाकिस्तान एक्सचेंज ट्रेड फंड के असासों में एक साल में 4 गुना तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है. सरमायाकार वज़ीर आज़म की इक़्तिसादी पॉलिसीज पर एतमाद करते हैं, जबकि उभरती मईशत का दर्जा हासिल होने के बाद $50 करोड़ से ज़ायद की सरमायाकारी भी हासिल हो चुकी है. ईटीएफ के इजरा के बाद दीगर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ने भी अपनी ईटीएफ प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है, जिससे मुल्क की कैपिटल मार्केट्स को मजीद वुसअत मिलने के इम्कानात रोशन हुए हैं. एग्जैक्टली जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ईटीएफ्स की प्रोडक्ट्स भी लॉन्च हो रही हैं और ओवरऑल इन पे काम होना शुरू हो गया है. हमारे साथ बशारतुल्लाह साहब मौजूद हैं, सलमान नकवी साहब मौजूद हैं, इनसे मजीद बात करेंगे. बशारत साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगी ओवरऑल ईटीएफ्स है क्या, और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको ये भी बताइए क्योंकि इसकी ज़्यादा नॉलेज मौजूद नहीं है, तो एक्चुअली इससे क्या फ़ायदा होता है और इसके अंदर एंट्री कैसे ली जाती है? जी, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड अभी पाकिस्तान में पिछले साल ही लॉन्च हुए हैं. अभी हमारे पास 4 फंड्स हैं, 4 AMCs ने लॉन्च किए थे, जिसमें NIT, UBL, मीज़ान और NBP फंड, बंडल ऑफ स्क्रिप्ट्स. तो इन्होंने अपने जो एक पोर्टफोलियो, जो आप कहें कि उनके 15 स्टॉक, 20-25 स्टॉक के एक पोर्टफोलियो वो अनाउंस कर लेते हैं कि दिस विल बी द कंपोजिशन ऑफ दैट ETF. इसमें आप इसकी प्राइसेस आपको मार्केट में अवेलेबल होती है. एक तो ओपन एंड फंड है जो आप डे एंड की NAV पे कंपनी से बाय करते हैं या सेल करते हैं, जब इन्वेस्टमेंट या रिडेम्पशन होती है. ETF आपको उसकी मार्केट में ही प्राइस अवेलेबल होती है. ड्यूरिंग डे टाइम आप उसमें एंट्री भी ले सकते हैं और एग्जिट भी ले सकते हैं. So it's a new entry in Pakistan. We are the late entrants. Like worldwide, ETF is like very big. अभी recent past में जिस तरह ग्लोबल एक्विटीज चली हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा एक्विटी जो ETF हैं उसमें बहुत इन्फ्लो आया था. तो लेकिन पाकिस्तान में ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनमें ETFs में ज़्यादा काम हो रहा है. पाकिस्तान में अभी ये आया है, तो इतनी देर क्यों हुई है? उसमें कुछ रेगुलेटरी हर्डल्स वो तो रिजॉल्व हो गए थे, लेकिन सबसे बड़ा लिक्विडिटी का इशू था, क्योंकि अभी भी जब से ये लिस्ट हो गए हैं, so we have not seen like much inflow in these ETF. अभी भी कोई because of the lack of knowledge, वो अवेयरनेस का भी इशू है. और प्लस उसमें अभी साइज इतने बड़े नहीं कि उसमें आपको इजी एग्जिट एंट्री वो मिल सके. अभी भी अगर आप उसके वॉल्यूम देख लें, वॉल्यूम्स आर नेग्लिजिबल.
दिस इज लाइक यानी अभी इट विल टेक सम टाइम, और जब भी ETF जिस मुल्क में भी जब लॉन्च हुए, स्पेशली हमने हिस्टोरिकली देखा है, इट टेक सम टाइम। इसमें हमारे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, स्पेशली जो इंस्टीट्यूशनल बड़े इन्वेस्टर होते हैं, दे प्रेफर ETF और एनी अदर एसेट क्लास, क्योंकि वो अगर डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में जाते हैं तो आपको अपने सिलेक्टेड स्क्रिप्ट्स लेना होता है। ETF में आप डायरेक्ट आपको एक बास्केट मिल जाता है, बिल्कुल 15-20 स्टॉक्स का एक बास्केट मिल जाता है और आप उसमें अपना एक्सपोजर ले लेते हैं। सपोज मुझे ऑटो सेक्टर में कुछ चाहिए ETF, तो हमने ऑटो सेक्टर का ETF उठा लिया जिसमें सारे जो अच्छे स्टॉक्स ग्लोबली आपको तो इस तरह मिल जाते हैं। पाकिस्तान में इस तरह वो स्पेसिफिक सेक्टर वाइज नहीं है। इट्स लाइक दीज 4 कंपनीज हु हैव लॉन्च्ड देयर ETF, उसका अपना एक कंपोजिशन है, उसमें उन्होंने लिक्विडिटी बेस पे उन स्टॉक्स को ऐड किया है, और वो बड़े स्टॉक्स ही हैं जो आपके बड़े सेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जिसमें लिक्विडिटी होती है, जिसमें वो बाय सेल एक्चुअली मार्केट में कर सकें। तो ETF अवेलेबल है, इट्स वन बेस्ट, यानी एक बेहतर ऑप्शन है। थोड़ा सा लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट्स हैं क्योंकि आपको हो सकते हैं कि रिक्वायर्ड। अच्छा, फ्यूचर में अगर ETF बढ़ता हुआ दिखाई दे और इसमें काम होना शुरू हो जाए पाकिस्तान के अंदर, और जैसा डिफरेंट कंट्रीज में होता है पाकिस्तान में भी सेम ऐसा ही होने लगे, तो उस सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस, सपोज अगर मैंने जैसे बात की कि ऑटो सेक्टर मैंने लिया और उसके अंदर ऑटो के स्क्रिप्ट्स मौजूद हैं, बैंक लिया तो बैंक्स के स्क्रिप्ट्स मौजूद हैं, तो क्या होगा कि कुछ बैंक्स तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कुछ थोड़ा सा डिप्रेस जा रहे हैं, तो उस ETF का रिजल्ट क्या होता है एक्चुअली? ETF में आपको उसी कंपोजिशन में जो पोर्टफोलियो में फॉर एग्जांपल लाइक उसमें 10% एक पर्टिकुलर स्टॉक की कंपोजिशन है कि वो इतना ले सकता है, सो दैट ETF विल ऑटोमेटिकली बाय, जैसे इन्वेस्टमेंट उस फंड में आएगी ETF में, सो दे विल बाय फ्रॉम द स्टॉक मार्केट द सेम क्वांटिटी व्हिच आर रिक्वायर्ड इन द पोर्टफोलियो। तो इट कीप्स ऑन लाइक उसमें बाइंग सेलिंग कंटिन्यूसली चल रही होती है, यानी जैसे इन्वेस्टमेंट आती है तो ETF बाय इन द मार्केट, उसमें रिडेम्पशन आती है। और लेकिन ये चीज़ें आपको बिड ऑफर मार्केट में भी अवेलेबल वो होते हैं, आप उसमें किसी जगह से आप उसकी एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, एक फैसिलिटी है, बट उसकी एक्चुअली जब हम उसमें वॉल्यूम देखेंगे और ज़्यादा साइज़ बढ़ेगा, नए इन्वेस्टर उसमें आते हैं, तो एक स्टार्ट हमने ले लिया, लेकिन अभी इतना ज्यादा काम नहीं हो रहा है। इट विल टेक सम टाइम, आई थिंक 1 साल 2 साल उसमें हो सकते हैं लग जाए, बिफोर वी सी कि उसके साइज रीजनेबल बड़े हो जाए और उसमें इन्वेस्टर इजीली एग्जैक्टली, क्योंकि हमारा मकसद यही होता है कि जब हम प्रोग्राम करते हैं तो लोगों को मालूमात दी जा सके और नई नई चीज़ें शामिल की जाएं ताकि लोग ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट हो सके और लोग इससे से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। सलमान साहब, आपसे पूछना चाहूँगी, ओवरऑल ऑटो सेक्टर की बहुत बात की है मैंने, ऑटो सेक्टर इटसेल्फ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अभी काफ़ी डिप्रेस नज़र आ रहा है, यानी कि स्टेबल नज़र आ रहा है, कुछ चेंजेस नहीं आ रहे, जैसा कि मार्केट ट्रेंड चल रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, वहाँ पे कुछ पॉज या एक स्टॉप होता हुआ, फुल स्टॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों, जबकि ऑटो पॉलिसी भी आ रही है? मेरे ख्याल है बड़ी अच्छी ग्रोथ है ऑटो सेक्टर में, बहुत रिकॉर्ड ग्रोथ है, सबसे ज़्यादा है। ऑटो सेक्टर का ताल्लुक एक लग्जरियस ग्रुप से होता है, हमारी गाड़ियाँ तो बिक रही हैं बहुत सारी। जी बिल्कुल, तो लग्जरियस ग्रुप से होता है। हमारा जो आम आदमी या मिडिल ग्रुप जो होता है, जो मेजर रोल प्ले करता है इकोनॉमी में, बिकॉज ऑफ कोविड, जब ये कोविड आया तो उन्होंने अपनी आमदनियों को सेव किया, और ये लग्जरियस गुड्स में जब आते हैं तो लग्जरियस गुड्स को अवॉइड करा जाता है जब एमरजेंसी होती है, वो खाने पीने या इलाज इसके लिए पैसे लोग जो है होल्ड करते हैं। तो यही हमने देखा कि पिछले साल नेगेटिविटी थोड़ी थी, लेकिन जो अमीर तबका था उनको कोविड से इतना फ़र्क नहीं पड़ा, उनकी आमदनी पे भी नहीं पड़ा है, और उन्होंने बस अपने आप को सिक्योर किया। लेकिन जहां उन्होंने देखा कि अब चीज़ें सही होती नज़र आ रही हैं, उन्होंने बाइंग की, इसीलिए इसमें बड़ी अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है। अब ये जो साल है, मैं समझता हूँ हमारा वो तबका भी इसमें शामिल हो जाएगा, क्योंकि अब हमारी मईशत ग्रो कर रही है, GDP ग्रो कर रही है, इतने सारे सेक्टर्स काम कर रहे हैं, बहुत सारे सेक्टर्स में तो एम्प्लॉयमेंट की एक डिमांड है, शदीद डिमांड आ रही है, तो हमें उम्मीद है कि वो भी शामिल होंगे। हुकूमत की स्कीमें आ रही हैं, एक से एक गाड़ियों की नई नई कंपनीज आ रही हैं, कितनी जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करी ताकि जो 2-3 कंपनियों की जो माफिया उसका एक मोनोपोली को ख़त्म किया जा सके, महंगी गाड़ियों को सस्ता करा जा सके, तो वो सारी डेवलपमेंट मौजूद है। और जब इकोनॉमी ग्रो करती है, मईशत ग्रो करती है, तो ये ऑटोमेटिक ये सेक्टर जो है डिपेंडेंट है। फिर बैंक की बहुत सी चीज़ें, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। इंटरेस्ट रेट इतना नीचे आ गया, बैंकों की बहुत सारी नियर टर्म में क्या एक्सपेक्ट करें? बहुत अच्छी करें, सारा मकसद वही है कि इस साल
पिछले साल से काफ़ी बेहतर होगा ऑटो सेक्टर। चलें व्यूअर्स, सलमान साहब कह रहे हैं कि ऑटो सेक्टर इस साल बहुत बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। सलमान साहब आप आते रहेंगे प्रोग्राम में और हम आपसे इसके बारे में पूछते रहेंगे। अच्छा, ओवरऑल डिस्पाइट ऑफ ऑटो पॉलिसी, इसके साथ साथ टेक्सटाइल भी सेक्टर बहुत फ्लरिश करता हुआ दिखाई दे रहा है, वहाँ भी पॉलिसी आने के इम्कान हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे जैसे एक्सपोर्ट के नंबर्स की बात होती है तो टेक्सटाइल का जो एक पूरा पार्ट है वो 80% तक दिखाई देता है, कैसे देख रहे हैं? नहीं, एक्सपोर्ट पे यकीनन बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है टेक्सटाइल सेक्टर का है, और इसीलिए हुकूमत ने इतनी सारी स्कीमें उनके लिए सस्ते लोन्स की स्कीम, उनके रिफंड वापस करवाए हैं, उनको जो उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, पानी, बिजली, गैस की सप्लाई और सस्ती सप्लाई और टाइमली सप्लाई, पैकेजेस दिए, पावर पैकेजेस दिए, बहुत सी। और फिर कुदरती एडवांटेज ये है कि इंडिया और चाइना की बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज अभी भी कोविड की वजह से मुतासर है, उनके ऑर्डर्स यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, डिमांड आ रही है। और अगले अब तो डिमांड को मीट आउट करने के पहले तो डिमांड नहीं थी और सारी इंडस्ट्रियां बंद पड़ी थी। अब ये हाल है कि वो परेशान है कि हम ऑर्डर्स कैसे पूरे करेंगे, कमिटमेंट कैसे पूरी करेंगे। तो काफ़ी ग्रोथ नज़र आ रही है, काफ़ी डेवलपमेंट नज़र आ रही है। मैं समझता हूँ ये साल जो है टेक्सटाइल सेक्टर यकीनन टॉप परफॉर्मर होगा। एट द सेम टाइम पावर टैरिफ या पावर इश्यूज भी हैं। अगर हम पावर पूरे ओवरऑल सेक्टर के बारे में बात करें तो टेक्सटाइल सेक्टर या पूरे इंडस्ट्रीज के एक हम कहेंगे कि यहाँ पर इशू होता है, वो होता है पावर का। ऑल्टरनेटिव एनर्जी के हमारे पास ऑप्शंस तो मौजूद हैं लेकिन उसको अडॉप्ट नहीं किया जाता। बशारा साहब आपसे पूछ रही हूँ, इसमें अभी इंडस्ट्रीज़ ने तो काफ़ी जो अभी इन्होंने टैरिफ और इंक्रीज़ की जो अनाउंसमेंट आई है उस पर तो इंडस्ट्री ने सिवियर रिजर्वेशन शो की है, क्योंकि नाउ पावर टैरिफ इन पाकिस्तान इज़ लाइक वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। इज़ सर्टेनली नॉट सस्टेनेबल। वहाँ पे रिफॉर्म्स की यानी वो जो कहते हैं अशद ज़रूरत है कि वहाँ पे जल्दी से जल्दी वी शुड बी एबल टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ पावर प्रोडक्शन। उसका वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एट दिस टैरिफ जो अभी जो है इससे तो तकरीबन अक्रॉस द बोर्ड इंडस्ट्रीज़ पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। आज जो नई टेक्सटाइल पॉलिसी में भी सबसे एक बड़ा फैक्टर है कि जिस तरह हमारी हर इंडस्ट्री कंसेशंस चाहती हैं और वो एक एटीट्यूड हमारा वो बना हुआ है कि गवर्नमेंट से द मैक्सिमम पॉसिबल रिलैक्सेशन ली जाए, तो दे वांट लाइक दे शुड बी एक्सटेंडेड दीज लोअर पावर टैरिफ्स फॉर लॉन्ग पीरियड। अब वो वेदर द गवर्नमेंट विल बी एबल टू डू दैट थिंग, क्योंकि पावर सेक्टर के अपने जो इनएफिशिएंसीज हैं वो अब सामने होते हुए नज़र आ रही है। डिस्पाइट कैपेसिटी, हमारे पास कैपेसिटी तो है लेकिन हम लो कॉस्ट पावर जनरेशन अभी भी नहीं कर पा रहे। बशारा साहब मैं यहाँ आपको पॉज करूंगी, हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,10,998 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 95,264 रुपीज़, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर आउंस $1,843.48, ऑयल WTI पर बैरल $52.84, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $56.21। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 194 रुपीज़, सेलिंग वाज 196, यूके पाउंड बाइंग रही 219 रुपीज़, सेलिंग वाज 222 रुपीज़, यूएस डॉलर बाइंग रही 160.40, सेलिंग वाज 161.10, चाइनीज युआन बाइंग एट 24.95, सेलिंग वाज 25.10, Saudi Riyal buying at 42.55, selling was 43.05, selling UAE Dirham buying at 43.65, selling was 44.15, Kuwaiti Dinar buying rahi 504 rupees, selling was 506.50, and lastly Omani Riyal buying rahi 412 rupees, selling was 414 rupees. ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट। हम देख रहे हैं इंटरनेशनल ऑयल प्राइस यहाँ पर चेंज लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। सलमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बशारा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब आपके ऊपर आऊँगी, ओवरऑल इंटरनेशनल चेंजेस को चाह रहे हैं, हम कहेंगे ऑयल कंजम्पशन कम है, एट द सेम टाइम यहाँ पे कुछ जो ऑयल प्राइसेस हैं इंटरनेशनली बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ब्रेंट क्रूड आपने दोनों देखे, क्या कहेंगे? देखें, बिकॉज ऑफ कोविड पूरी दुनिया में इंडस्ट्रीज लॉकडाउन पर थी और यूरोप में और अमेरिका में अब भी हैं, लेकिन जब से वैक्सीन्स उनकी इन्वेंशन हुई है और वैक्सीन्स अब इस्तेमाल भी हो रही हैं और अगले 1-2-3 महीने में मेरा ख्याल है वैक्सीन जो है वो कॉमन हो जाएगी, उम्मीद ही है, तो वो इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो अब खुलेंगी। ऑयल की डिमांड बढ़ रही है और ये ऑयल कोविड से पहले $55-60 ही कम से कम चल रहा था, उसके बाद ये माइनस में भी चला गया था और बड़े अरसे जो है
30-40 के दरमियान रहा है। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ खुलती जाएंगी ऑयल की डिमांड बढ़ती जाएगी, जिसकी बहुत ज़्यादा चांसेस मौजूद हैं। लेकिन बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं, जैसे अमेरिका में जो अभी प्रेसिडेंट आया है, हो सकता है ये ईरान से अच्छे ताल्लुकात करेगा, जिसकी काफ़ी इम्कानात है। तो ईरानी पाबंदी ख़त्म हो जाए, हो सकता है ईरान का ऑयल भी उसकी भी सप्लाई आ जाए। तो मे बी पॉसिबल कि एक स्टेज पे जाके उसमें हम थोड़ी सी जो है करेक्शन भी देखें। तो फ़िलहाल ऑयल मैं समझता हूँ कि इस वक्त बढ़ रहा है और ये बढ़ेगा। अभी हो सकता है ये 55-60 के दरमियान जाके कहीं एडजस्ट हो। एग्जैक्टली इंटरनेशनल ऑयल प्राइस को और करेंसी को फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं ब्रेक की जानिब। स्टे ट्यून्ड। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदगुमानी से बचते रहो, क्योंकि बदगुमानी सबसे झूठी बात है, और लोगों के राजों की कुरेद न किया करो, और न लोगों की निजी गुफ्तगू को कान लगाकर सुनो। आपस में दुश्मनी पैदा न करो, बल्कि भाई भाई बनकर रहो।
वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे ओवरऑल ऑयल प्राइस के बारे में इंटरनेशनली सलमान साहब से। तो सलमान साहब डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ओवरऑल जो इंटरनेशनली ऑयल प्राइस का इम्पैक्ट है, अगर ये इसी स्पैन में रहा, यानी कि 50 to 60 डॉलर के अराउंड जो ये चल रहा है, 54 और 56 ब्रांड क्रूड, अब क्या दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में अगर ये आगे बढ़ता है तो क्या ईएनपी सेक्टर या पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट सरप्लस हो गया उसके ऊपर इम्पैक्ट देगा, और अगर नहीं होता, बैकफुट जाता है, तो वो कितना पॉजिटिव होगा पाकिस्तान के नहीं, लिए? डेफिनेटली, क्योंकि ऑयल हमारा सबसे बड़ा इंपोर्ट का बिल जो है वो ऑयल का होता है, और ऑयल अगर कम होता है, इंपोर्ट घट जाती है। और हमारे मुल्क के लिए अभी जो मेजर इशू है वो यही है कि एक्सचेंज हमारा जितने इंपोर्ट बढ़ती है उतने ही हमें डॉलर्स ज़्यादा रखने पड़ते हैं, तो यकीनन मेजर इशू और इस वक्त बढ़ भी रहा है। लेकिन चूंकि इकनॉमी ग्रो कर रही है और जो हमारा इन्फ्लेशन है वो डिमांड पुश है, आई होप कि अगर ये इस एक ख़ास हद तक तो बर्दाश्त हो जाएगा, कोई ऐसे 55-56 डॉलर, 57 डॉलर दिख क्या रहा है, ये फोरकास्ट क्या है कुछ? इसके अराउंड तो आएगा जैसे मुझे लग रहा है हमें कि 60 के अंदर अंदर तो ये शायद रह सकता है और इतना टच कर सकता है। और इसके ऊपर जाके यकीनन हो सकता है फिर इंटरेस्ट रेट वगैरह हैं, जो ग्रोथ एंटी ग्रोथ एलिमेंट्स हैं, उसको फिर वो इंटरेस्ट रेट शायद बढ़ाना पड़ जाए आगे जाके, या उसको कंट्रोल करना पड़ जाए अगर ये फर्दर अपग्रेड यस होता है, डेफिनेट right? अबव 60 अगर चला जाता है। अंडर 60 मैं समझता हूँ पाकिस्तान मैनेजेबल है, ग्रोथ भी मेंटेन रहेगी, इंटरेस्ट रेट भी मेंटेन रहेगा, क्योंकि फूड कंट्रोल में आ रहा है इन्फ्लेशन, तो जाहिर है ऑयल्स की वजह से अगर कोई इजाफा होगा तो वो उसको लेवल अप कर रहा है। तो अंडर 60 तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ताला कोई इशू नहीं हो सकता है। लेकिन अगर किसी वजह से ये बढ़ जाता है, जाहिर है तो वहाँ पे फिर इंटरेस्ट रेट वगैरह थोड़ा रिवाइव होने के चांसेस हो जाएंगे ओके, अपवर्ड। अपवर्ड। ओके, बशारत साहब, हम कह रहे हैं कि ऑयल प्राइस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट देगा, सारी चीज़ें। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, अगर हम बात करें, जब दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की तरफ कार्स जा रही हैं और फ्यूल के ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे जा रहे हैं, कितना पॉजिटिव होगा अगर इनके ऑल्टरनेट्स की तरफ जाया जाए और इनको थोड़ा सा साइड किया जाए, तो यहाँ पे प्राइस का इम्पैक्ट, क्योंकि ओपेक भी चाहता था कि ओवरऑल प्राइस कम हो, लेकिन अब प्राइस जो है वो थोड़े से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दैट्स ग्लोबल ट्रेंड, बिल्कुल उसकी तरफ कई मुल्क काफ़ी यानी चले भी गए हैं और वहाँ पे इस तरफ मूवमेंट हो रही है। पाकिस्तान ने भी इसकी तरफ इंसेंटिव वाइज भी किया हुआ है और कि लोग उसकी तरफ जाएं। अ लॉट ऑफ पीपल आर मूविंग फॉर दैट, लेकिन यहाँ पे काफ़ी स्लो प्रोसेस है अभी भी। इवन लाइक हम जो देख रहे हैं अभी, यानी सोलर और विंड वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, स्मॉल सर, स्केल हर घर प्रोजेक्ट्स में तो सोलर पैनल दिखाई देते हैं अब तो, हर नहीं, घर में। वो एक अल्टरनेट आपके रूरल एरिया, अर्बन एरिया में अब लेकिन वो अभी एक भी प्रोसेस ऑटो शुरू की हो तरफ गया। नहीं आए, राइट? सो इट विल टेक सम टाइम, बट जिस तरह ग्लोबल एक ट्रेंड चल रहा है, तो ये पाकिस्तान में भी होगा, उसका हम देख रहे हैं। यानी सराउंडिंग अस, आप जहाँ पे भी जाए आपको ये चीज़ नज़र आएगी, तो एक शिफ्ट तो आएगा ग्रेजुअल। लेकिन पाकिस्तान में कोई ऐसा प्लान नहीं है जिस तरह होता है ना कि बाकी कंट्रीज़ ने कहा कि 2030 में हम इतनी कैपेसिटी प्रोड्यूस करेंगे या 2040 में इतनी होगी। अभी वी आर ओपन, लाइक वी हैव नॉट, बिकॉज वी आर एड्रेसिंग द मेजर प्रॉब्लम एट दिस स्टेज। जो अभी पावर जनरेशन तो हो रही है, लेकिन हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन के जो इश्यूज़ हैं और जो पावर सेक्टर के जो लॉसेज हैं वो इतने सेवेयर हैं कि अभी हम यानी जो बड़े स्केल पे जो टारगेट्स हैं वो अभी हम सेट नहीं कर पा रहे। तो होपफुली इसकी तरफ मूवमेंट होगी। लेकिन सबसे बड़ा जो एक ऑयल सेक्टर जो हमारे लिए जो एक नेगेटिव जो एक सबसे बड़ा है, अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं और जिस तरह कमोडिटी प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ना शुरू हुई है पिछले 1-2 महीने से, जिसका हम इंपोर्ट बिल भी हमने दिसंबर के नंबर्स देखे कि ह्यूज इंक्रीज इन इंपोर्ट्स, और हमारा ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ गया और करंट अकाउंट डेफिसिट भी अब शुरू हो गया दिसंबर से। और जो लग रहा है कि अब तो जिस तरह सरप्लस दिखाई दे रहा है ना करंट अकाउंट तो नहीं, ओवरऑल। करंट अकाउंट 5 महीने तो सरप्लस था, दिसंबर में वो डेफिसिट हो गया। और गोइंग फॉरवर्ड भी अभी जून तक जिस तरह इकोनॉमिक रिवाइवल चल रही है, कमोडिटी प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, तो लग नहीं रहा कि हमारे करंट अकाउंट सरप्लस पूरे साल में रहेगा। ये डेफिसिट में तो कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इंपोर्ट्स एग्जैक्टली जब ऑयल प्राइस बढ़ेंगे, इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, तो यहाँ पर exactly, करंट तो अकाउंट that आ trend is सकता है already problematic। central bank is also saying कि current account deficit for the full fiscal year रहेगा। हमें सबसे बड़ा क्वेश्चन आप remittances ने दिया है, there is significant growth in remittances, और उसमें जो FATF related और जो formal channels से पैसा आना शुरू हुआ है, so it's a huge like relief for पाकिस्तान के जो हमारा करंट अकाउंट जिस तरह बाकी कंट्रीज एक क्राइसिस सिचुएशन कई मुल्कों में फेस किया जा रहा है, पाकिस्तान में वो सिचुएशन काफ़ी कंफर्टेबल है। यानी 6 मंथ में तो अभी भी हमारा करंट अकाउंट सरप्लस ही है।
तो वो अब जो है इसको देखते हुए कि अगले 6 महीनों में तो डेफिसिट में वो कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इट विल नॉट बी दैट ह्यूज, जिसकी वजह से कोई इतना सीरियस नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। आपने एफएटीएफ का जिक्र किया है, तो मैं सलमान साहब आपसे पूछना चाहूँगी ओवरऑल क्या दिखाई दे रहा है एफएटीएफ का स्टैंस जब होगा, एफएटीएफ का जो एक मीटिंग होगी और वहाँ पे कुछ डिस्कशन होगी तो पाकिस्तान के लिए पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि ओवरऑल 27 आउट ऑफ 22 पाकिस्तान जो है वो सारे पॉइंट्स फुलफिल कर चुका है, 5 पॉइंट्स बाकी हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान स्टिल जो है वो ग्रे लिस्ट में एग्जिस्ट करता है। तो अब आने वाले दिनों में जब एफएटीएफ की मीटिंग आ रही है, क्या जो है वो आउटकम होगा और क्या सोचा जा रहा है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अपनी पॉलिटिक्स इंडिया जारी रखे हुआ है और भूटान को भी अलाई पार्टी उन्होंने बना लिया है, तो वोटर्स बढ़ा रहे हैं वो, तो वोटर्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो पाकिस्तान के लिए ये सूरत हाल को टैकल करना क्या मुश्किल हो जाएगा या फिर पाकिस्तान इसे निमट लेगा इजीली? देखें, ये पॉलिटिकल इशू ज़्यादा बन गया है और पॉलिटिकल इशू की वजह से पाकिस्तान को इससे दबाया गया है। अदरवाइज़ जो पहले जब हम एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में थे तो शायद 10% भी हमने प्रॉपर्टीज़ पूरी नहीं की थी और हम उससे बाहर आ गए थे। अब तो ये हाल है कि 60-70% उनकी सारी बातें मान ली गई हैं, कुछ चीज़ें रह गई हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है हम अभी तक ग्रे लिस्ट में हैं। तो ये सियासी इशू ज़्यादा रहा है, लेकिन हालात चेंज हुए हैं। अमेरिका में एक बहुत बड़ा चेंज आया है, आई होप कि वो असरअंदाज होगा। फिर इसके साथ साथ जो है पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ है, फॉरेन पॉलिसी, हमें ज़्यादा कंसंट्रेट जो है पॉलिटिकल इश्यूज़ पे, जियो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसिस पर करना होगा, अपनी फॉरेन पॉलिसी को बेहतर करनी होगी, लोगों को जो से ज़्यादा जिस तरह इंडिया किसी को शामिल कर रहा है तो हमें भी चाहिए, हमारा मुस्लिम ब्लॉक बहुत बड़ा है, हम उन्हें करें, ये उस तरफ ज़्यादा बात जा रही है। अदरवाइज पाकिस्तान ने उस तरफ से जो उनकी डिमांड थी, पाकिस्तान का जो एक मुस्लिम ग्रुप है एक्चुअली अमेरिका में, वो कुछ लॉबिंग कर रहा था हाँ, कि मगर पॉजिटिव हो जाए वो उनके वोटिंग नहीं है, वो तो एक समझ लें एक इमोशनल बेस एक वो है, एक अच्छी चीज़ है, बट लेकिन असल तो ये है कि वोटिंग जो होगी और जो सिलसिला होगा उसमें होगा। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने 60-70% शराइत मानी है और उसका वो फिर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि जो चीज़ पाकिस्तान ने करी उससे फ़ायदा पाकिस्तान को हुआ है और रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। तो कुछ कंडीशंस रह गई हैं जिस पर जो है वो कहा है, और फिर अभी सेनेट के चेयरमैन ने शायद रिक्वेस्ट भी भेजी है कि जो एफएटीएफ के प्रेसिडेंट हैं कि भाई हमें जो है इससे निकाला जाए। तो मैं समझता हूँ चांसेस बहुत हैं, लेकिन हम उसका इम्पैक्ट कर लेते हैं। सपोज अगर हम रहते हैं ग्रे लिस्ट में, सपोज, तो वो तो हम अब भी हैं, तो न्यूट्रल टू पॉजिटिव मेरा स्टांस है एफएटीएफ पे। अगर हम ग्रेट जिसका इम्कान है शायद हम रहें इस दफ़ा, और ये मिड ऑफ द ईयर या ईयर एंड पे जाके शायद ये ख़त्म हो, इम्कान है। सपोज हम रहते हैं तो हम तो चल ही रहे हैं उसमें और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर परफॉर्मेंस हो रही है, तो कोई इशू नहीं होगा। लेकिन निकल जाते हैं तो एक बहुत बड़ा चेंज, हमारी मार्केट शायद बहुत जल्दी वो टारगेट्स पूरे कर लेगी जो हम एयर एंड पे देख रहे हैं या बाद में देख रहे हैं वगैरह, वो उसको क्रॉस करके कहीं से कहीं निकल जाएगी और मईशत ग्रो करेगी। उसके बहुत सारे एक्सटर्नल बेनिफिट्स पाकिस्तान को मिलेंगे, जो पाबंदियाँ हैं वो बहुत सी ख़त्म होंगी, बहुत सारी चीज़ों में हम सस्ते लोन मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें। तो न्यूट्रल टू पॉजिटिव स्टांस है। सपोज हम, क्योंकि ये सियासी एक इशू बन चुका है और वो क्या होता है उसमें क्या खिचड़ी बन रही है वो तो हमें फरवरी में नजर आ जाएगा, लेकिन अगर हम रहते हैं तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ग्रे लिस्ट में भी रहते हैं, ग्रे लिस्ट में रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट अभी जो हम इन्होंने ग्रे लिस्ट में रखा था बड़े अच्छे रिमार्क्स के साथ रखा था, तारीफ भी की गई थी, बिल्कुल बिल्कुल, और ये फर्स्ट टाइम था। इससे पहले बहुत सख्ती के साथ जो है कि ये कुछ भी नहीं कर रहे वगैरह। तो अगर ग्रे लिस्ट में रहते हैं तो अच्छे रिमार्क्स के साथ रहेंगे और इकोनॉमी जैसे चल रही है अच्छी चलेगी। लेकिन कुछ चांसेस हैं कि हम व्हाइट लिस्ट में भी जा सकते हैं। बिल्कुल हैं, क्योंकि सियासत भी थोड़ी सी बदली है, प्लस हमने बहुत सारे पॉइंट्स भी पूरे करे हैं और निकल जाते हैं तो बहुत फायदे हैं। एक्चुअली गुड, वी होप फॉर द बेस्ट। हम ऑप्टिमिस्टिक हैं और दुआ गो हैं कि हम वाइट लिस्ट में ही जाएं, लेकिन अगर हम ग्रे लिस्ट में भी रहते हैं तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी। बशारत साहब, ओवरऑल फुलफिल किए जाते हैं सारे पॉइंट्स और सब चीज़ें जो है वो कोशिशें की जा रही हैं, टाइमली मेजर्स दिए जा रहे हैं। अगर हम बात करें कुछ ऐसे इंस्टेंट पेमेंट ऐप्स की, तो वो भी जो है वो इनाग्रेट की जा रही हैं, जैसे रास्ट पाकिस्तान में इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया और ओवरऑल रोशन डिजिटल अकाउंट खोला गया। तो ये सारी चीज़ें अगर हम एफएटीएफ के लिए भी बात करें तो ये पॉजिटिव साबित होंगी। एक डॉक्यूमेंटेड थिंग है जो कि अब पाकिस्तान में प्रिवेल हो रही है। बिल्कुल, स्पेशली रोशन अकाउंट में जहाँ जिस तरह इनफ्लो आ रहा है पाकिस्तान में और एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि उससे एक बड़ी सपोर्ट मिलेगी एक्सटर्नल साइड अकाउंट में जो इनफ्लो यहाँ से आएगा। और बाकी जो रास की इम्प्लीमेंटेशन है, इट विल टेक सम टाइम, लेकिन बैंक्स विल हैव टू इम्प्लीमेंट दीज रिफॉर्म्स, क्योंकि उससे काफ़ी
फैसिलिटेट होंगी बिजनेसेस इंडिविजुअल जो हैं उनके जिस द वे वी ऑपरेट और बैंकिंग अकाउंट्स, तो उससे काफ़ी फैसिलिटेशन होगी। और इवन गवर्नमेंट के अपने जो डिपार्टमेंट्स में जो यानी फंड्स फ्लो जो होता है तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो दीज रिफॉर्म्स आर यानी इट इज़ मेकिंग द सिस्टम मोर ट्रांसपेरेंट, यानी आपको सारी चीज़ें ट्रेल आसानी से मिल जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो दीज थिंग्स यानी वन स्टेप टुवर्ड्स दैट जो साइड के उससे अब ऑफिशियली ऑप्शंस इतने पॉजिटिव होंगे कि लोग जो है वो नेगेटिव ऑप्शंस की तरफ यानी अनऑफिशियल ऑप्शंस की तरफ नहीं जाएंगे पेमेंट सिस्टम में। बिल्कुल। तो ये चीज़ें यानी दिस इज़ वन स्टेप टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन के हम इम्प्लीमेंट वो रिफॉर्म जो है वो इम्प्लीमेंट करें अपने बैंकिंग सिस्टम में। तो ये चीज़ें तो हैं। अब क्रिटिकली सबसे ज़्यादा अब हम जो रिमेनिंग 6 मंथ यानी 5 मंथ्स फॉर दिस फिजिकल ईयर जो है उसमें एक तो FATF पे हमारी अभी डिस्कशन हुई, इसके बाद IMF का प्रोग्राम के यानी उस पर डेवलपमेंट आएगी, क्योंकि कुछ स्टेप्स तो ऑलरेडी हमने इम्प्लीमेंट कर दिए, जैसे पावर टैरिफ इंक्रीज था, और उसकी ब्राइट चांसेस है कि IMF प्रोग्राम शुड रिज्यूम। यानी ना रिज्यूम करने की मुझे वजह नज़र नहीं आती कि वाई इट शुड नॉट बी रिज्यूम्ड। उसकी कोई और मेजर सिवियर अगर कोई कंडीशनलिटी है उस अभी सच नहीं है, सिर्फ दिस वाज अ मेजर इशू, वो एक आएगा। लेकिन फिर उसके बाद हम जब बजट की तरफ जाएंगे दैट विल बी सम टाइम इन मई में, उसमें इकोनॉमिक नंबर्स देखना होंगे कि फिजिकल साइड पे क्या पोजीशन होती है, क्योंकि एक्सटर्नल साइड इज़ कंफर्टेबल, फिजिकल साइड पे थोड़ा सा यानी इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्लो, टैक्सेस की क्या पोजीशन होती है, बजट डेफिसिट की क्या पोजीशन होती है, अगले साल के टारगेट्स क्या सेट किए जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं यानी ओवर द नेक्स्ट लाइक फ्यू मंथ्स। लेकिन ओवरऑल कोई इतना सिवियर स्ट्रेन इकोनॉमी में अब नहीं है जिस तरह पिछले साल और कोविड के दिनों में नज़र आ रहा था। वी हैव कम आउट ऑफ दैट वैक्सीनेशन भी आ गई है, अब कुशन्स मौजूद हैं कि यहाँ पे कुछ जो है वो संभाला आ रहा है, कुछ पॉजिटिविटी आ रही है। लाइक इकोनॉमिक रिवाइवल, जिस तरह अभी 2.5% अगर ग्रोथ आती है तो अगले साल वी कैन इजीली एक्सपेक्ट के GDP ग्रोथ शुड बी ऑन अ हायर साइड के हम 3 से 4% GDP ग्रोथ में अगले फिजिकल ईयर में जा सकते हैं। राइट, दो टॉपिक्स रह गए हैं, मैं चाहती हूँ कि प्रोग्राम फिनिश होने से पहले मैं डिस्कस कर लूँ, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। ओवरऑल सलमान साहब, जियो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस का आपने जिक्र किया, जो बाइडेन साहब अब आ चुके हैं, प्रेसिडेंट ऑफिशियली बन चुके हैं, अब सारी चीज़ें सेटल हो रही हैं, कुछ उनके इनिशिएटिव्स हैं, कुछ उनकी पॉलिसीज़ हैं, क्या इम्पैक्ट होगा? और अब जियो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस जिनकी हम बात करते हैं कहाँ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कैसे बन रहे हैं? देखें, ये बहुत बड़ा चेंज हुआ है और इसका पूरी दुनिया के ट्रेड पर बड़ा पॉजिटिव लिया है। हमारी ये जो इंटरनेशनल मार्केट हैं ऑल टाइम हाइपर ट्रेड कर रही हैं, इसका वन ऑफ द मेजर रीज़न कि अमेरिका में जो चेंज हुई है वो अच्छी हुई है, सबने वेलकम किया है। और यकीनन आके जो डिफरेंसेस पैदा हो गए थे, चाइना से एक ट्रेड वॉर चल रही थी, रशिया से चल रही थी, ईरान से मसाइल आ रहे थे, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, पॉजिटिव की तरफ जाएगी। और पाकिस्तान में समझता हूँ जो उसकी एक जियो स्ट्रेटेजिक वैल्यू है वो और ज़्यादा अहमियत के हामिल है, बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। पिछले दिनों कुछ नज़रअंदाज करा गया है, वो अब बेहतर होगी। तो आई होप कि हमें एक पॉजिटिव डेवलपमेंट जो है वो होती हुई नज़र आ रही है आने वाले दिनों में। ठीक है, इंडिया तो बड़े प्रॉब्लम में है, अगर इंडिया की आप बात बार बार कर रही हैं, इंडिया तो मईशत में भी पीछे जा रहा है, उसका जो अपने जो किसान अब दिल्ली में घुस चुके हैं बड़े प्रॉब्लम में है, और कोविड-19 में वो फंसा हुआ है पहले। ठीक है, तो मैं समझता हूँ इंडिया से तो हम बेहतर जा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत आगे जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। सलमान साहब हमारे साथ मौजूद है, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। बशारतुल्लाह साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आपने ज्वाइन किया। ओवरऑल पॉजिटिव डायरेक्शंस नजर आ रही हैं, पॉजिटिव सिम्ट जो हम देख रहे हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और मार्केट इन तमाम चीज़ों को एक पॉजिटिव इंपैक्ट देते हुए डेली बेसिस पे दिखाई दे रही है। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, विच इज़ bistalk@ptv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।